अब हम भारत के हर उस नागरिक से सवाल पूछना चाहते हैं जिसके पास वोट का अधिकार है। सवाल यह है कि जब आप वोट देने जाते हैं तो किस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। ये देखकर वोट देखते हैं कि सबसे काबिल उम्मीदवार कौन है, या ये देखते हैं कि जिस उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं उसका और उसकी पार्टी का विजन क्या है, यानी उसने और उसकी पार्टी ने देश, प्रदेश और समाज के लिए क्या क्या किया है। या फिर ये देखते हैं कि वो उम्मीदवार या उसकी पार्टी आपको क्या क्या डायरेक्ट बेनिफिट दे रही है, यानी जीतने पर मुफ्त बिजली पानी दे रही है या नहीं, दे रही है तो कितने यूनिट बिजली फ्री दे रही है, इसके अलावा मुफ्त टैबलेट, लैपटॉप वगैरह दे रही है या नहीं, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर कैश बेनिफिट दे रही है या नहीं। ऐसे चुनावी लालच आपको हर चुनाव में मिलते होंगे और संभव है कि आप इस लालच में आ भी गए हों, लेकिन इस लालच पर देश अब जिस दिशा में बढ़ रहा है उसे देखते हुए कह सकते हैं कि इस रेवड़ी कल्चर पर जल्द ब्रेक लग सकता है। वोटर को मुफ्तखोरी के जाल में फंसाकर उसका वोट हथियाने की राजनीति पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी गई है और आज उस याचिका पर बहस थोड़ी और आगे बढ़ी और इस बहस में जो रुझान निकल कर आया वो बताता है कि नेताओं के लिए वोट के लिए जो लालच देना है अब वो आसान नहीं होने वाला है, यानी मुफ्त के जो ऑफर्स दिए जाते थे वो अब इतना सरल नहीं होगा। याचिका में ऐसी राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है जो चुनावी फायदे के लिए मुफ्तखोरी को बढ़ावा देती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चुनाव आयोग और भारत सरकार से जवाब मांगा था और अब ये बहस जब आगे बढ़ी तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये सुनिए कि मुफ्तवाद की राजनीति के खिलाफ अपनी याचिका में वकील अश्विनी उपाध्याय ने क्या मांग की है। आज हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही कहा है, 70 लाख करोड़ का कर्जा राज्यों के ऊपर हो चुका है। 70 लाख करोड़ राज्य जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा वो ब्याज में खर्च कर दे रहे हैं, वो ब्याज भी नहीं दे पा रहे हैं जितना उन्होंने कर्ज ले रखा है। अगर इसको तत्काल नहीं रोका गया तो आने वाले स्थिति में, आने वाले टाइम में हमारी हालत लंका और पाकिस्तान जैसी हो जाएगी, इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये भी निवेदन किया कि इस मसले पे आरबीआई की ओपिनियन ज़रूरी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, नीति आयोग की भी सलाह लेना चाहिए, फाइनेंस कमीशन की सलाह लेना चाहिए, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की सलाह तो लेना ही चाहिए और सीएजी की भी सलाह लेना चाहिए। इन संस्थाओं की ओपिनियन लेके 1 सप्ताह के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि केंद्र सरकार इन संस्थाओं की ओपिनियन ले और ओपिनियन लेने के बाद 1 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करे। अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी। तो मुफ्त की राजनीति पर लगातार अपनी अपनी दलीलें रखते हुए अश्विनी उपाध्याय ने जो बातें कही, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उस दौरान केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा और इस मुफ्त की रेवड़ी को लेकर, क्योंकि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट से ही सवाल पूछा गया था और केंद्र सरकार ने मुफ्त की राजनीति पर रोक लगाने के लिए इस याचिका का समर्थन किया है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से मतदाताओं को मुफ्त सुविधाओं का वायदा करना देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है और ऐसे वायदे ही आर्थिक विनाश की वजह बनते हैं। यानी सीधे तौर पर इस मुफ्त की रेवड़ी को लेकर जो कल्चर चल रहा था उस पर सरकार ने कहा है कि ये गलत है और केंद्र सरकार ने याचिका पर सहमति जताते हुए कहा है कि इस मामले को चुनाव आयोग में भेजा जाना चाहिए और उससे सुझाव लिए जाना चाहिए। वैसे चुनावी राजनीति के रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी असंतोष जताया था और भारत सरकार से इस पर एक विस्तृत हलफनामा देकर अपना पक्ष रखने को कहा था। और बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने खुद को इस मामले से यह कहते हुए अलग कर लिया था कि वो ऐसे मामलों में किसी राजनीतिक पार्टी की मान्यता रद्द नहीं कर सकता। लेकिन भारत सरकार चाहे तो वो कानून बनाकर इस तरह की मुफ्तखोरी पर रोक लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में मुफ्त की राजनीति को एक गंभीर मसला बताते हुए इस पर कई सुझाव भी दिए और इन सुझावों पर गौर करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर सियासी दल मुफ्तखोरी की घोषणाओं में शामिल है और ये एक गंभीर मसला है। चीफ जस्टिस एन वी रमना ने
ये भी कहा है कि हर राजनीतिक दल मुफ्त सुविधाओं की घोषणाओं का फायदा उठाता है। हम किसी एक दल की बात नहीं कर रहे। सुनवाई के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस विषय पर संसद में बहस होनी चाहिए और वित्त आयोग को इस पर सुझाव देने चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नई कमेटी बनाने का भी सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मामले से जुड़े सभी पक्ष, लॉ कमीशन, नीति आयोग, सभी दल, वित्त आयोग आपस में चर्चा करके अपने सुझाव दें और सभी पक्ष उस संस्था के गठन पर अपने विचार रखें जो मुफ्तखोरी की घोषणाओं पर लगाम लगा सके। और अब इस केस की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। यानी ये जो रेवड़ी कल्चर है, इस पर अब लगातार चोट पहुंचाने की कोशिशें तेज हो चुकी है, जो कि जरूरी है। वैसे भारत सरकार ने तो मुफ्त की राजनीति पर अपना पक्ष साफ कर दिया है, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुफ्त के वायदों की राजनीति का विरोध किया था और इसे खत्म करने की बात कही थी, और ये उस वक्त सबसे बड़ा सियासी मुद्दा भी बन गया था। देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। हालांकि प्रधानमंत्री ने किसी नेता या किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया था, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समझ गए कि बात उन्हीं की हो रही है और इस पर उन्होंने लगातार कटाक्ष भी करना जारी रखा। मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, केजरीवाल फ्री बीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं। और आज जब चुनावों के इस रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट में बात आगे बढ़ी तो अरविंद केजरीवाल फिर सामने आए। उन्होंने ट्वीट करके याचिका पर सवाल खड़े कर दिए। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है अपने ट्वीट में, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा है और लिखा है कि चुनाव से पहले घोषणाओं पर रोक। क्यों? घोषणाओं से आर्थिक संकट कैसे आएगा? इसका निशाना कहीं और है। पॉइंट नंबर 2 भी उन्होंने मेंशन किया है, जिसमें लिखा है कि घोषणाओं पर रोक नहीं होनी चाहिए। सरकारी बजट के एक हिस्से से ज्यादा फ्री नहीं देने पर विचार हो सकता है। इसके अलावा ट्वीट में तीसरा पॉइंट भी लिखा गया है, जिसमें फ्री में मंत्रियों को सुविधाएं एवं किसी कंपनी को मुफ्त और सस्ती सुविधा या लोन माफी भी शामिल हो, इसका जिक्र है। अब क्या हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए? ये भी सवाल है। और साथ ही साथ हर भारतीय को अच्छा इलाज भी फ्री मिलना चाहिए या बैंक लूटने वालों के लोन माफ होने चाहिए? देश को इस पर विचार करना चाहिए। ये ट्वीट से अरविंद केजरीवाल ने कटाक्ष करते हुए सवाल उठाया। ये देश का दुर्भाग्य है कि आत्मनिर्भर भारत के पैरेलल देश के ही अंदर मुफ्तखोर भारत बनाने के भी प्रयास चल रहे हैं, जबकि मुफ्त संस्कृति के दुष्परिणामों का सबसे ताजा सबूत श्रीलंका पड़ोस में ही है। और इसको हम सब ने देखा है किस तरह से श्रीलंका की हालत क्या हो गई। श्रीलंका की इस बदहाली की सबसे बड़ी वजह मुफ्तखोरी की राजनीति है। वर्ष 2019 में जब श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, तब वहां के राजपक्षे परिवार ने यह ऐलान किया था कि अगर चुनाव में उनकी पार्टी जीत गई तो वो देश में वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट को आधा कर देगी। और जब चुनाव में उनकी पार्टी जीती तो उन्होंने वायदे के तहत
वैट को 15% से घटाकर 8% पर कर दिया और इससे श्रीलंका को उसकी जीडीपी के 2% के बराबर नुकसान हुआ और आज श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका पर 6.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में कई राजनीतिक दल इससे कोई शिक्षा नहीं ले रहे हैं और भारत के कई राज्यों में भी हालात श्रीलंका जैसे ही हो रहे हैं और इस हालात के बाद भी ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मुफ्त के इस रेवड़ी कल्चर पर नकेल कसना क्यों ज़रूरी है। तमिलनाडु पर 6,59,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि उत्तर प्रदेश पर 6,53,000 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र पर 6,08,000 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल पर 5,62,000 करोड़ रुपए, गुजरात पर 4,02,000 करोड़ रुपए और पंजाब पर 2,82,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। ये हमारे देश के राज्यों की स्थिति हम आपको बता रहे हैं और वर्ष 1991 में भारत को गंभीर संकट का भी सामना करना पड़ा था और विदेशी मुद्रा के लिए उसे अपना गोल्ड रिजर्व यानी कि वो भंडार में जो जमा सोना था उसे गिरवी रखना पड़ा था। फिलहाल खुशी की बात यह है कि भारत के हालात श्रीलंका जैसे दूर दूर तक नहीं हैं, लेकिन आपको खुशफहमी में भी नहीं रहना चाहिए कि चुनावों का रेवड़ी कल्चर आपको श्रीलंका जैसे हाल में नहीं पहुंचा सकता और ये इस वक्त सबसे अहम है और इसी को लेकर इस रेवड़ी कल्चर पर सब सवाल उठा रहे हैं।